हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं NCET 2025 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस। आज हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आज जो भी कुछ मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ उसके ऊपर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक चीज़ और है, मैंने आज हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। आप क्या चाहते हैं कि हैंड रिटन मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ या फिर मैं डायरेक्ट जो PDF नोट्स होते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करूँ? ये एक बात आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि ये सिलेबस काफ़ी लेंदी है, बहुत डिटेल में हमें इसको पढ़ना होगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 जो है वो फैक्ट बेस्ड है और अपने आप में बहुत डिटेल्ड ये यूनिट है, क्योंकि देखिए एंशियंट ज्ञान परंपरा से प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम तक आपको पढ़ना है। उसके बाद जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट और रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्हें भी पढ़ना है। सो इट्स वेरी डीप, एक्चुअली बहुत डीप में है ये। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हर एक यूनिट को जैसे जैसे करेंगे उसके ऊपर हम एक शॉर्ट डिस्कशन तो करेंगे ही। चलिए, तो आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो एंशियंट ज्ञान परंपरा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ज्ञान परंपरा का मीनिंग होता है यहाँ पर नॉलेज ट्रेडिशन, है ना। ज्ञान का ट्रेडिशन, नॉलेज, ज्ञान परंपरा किस तरह की थी, एंशियंट इंडिया में ज्ञान कैसे दिया जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या था उसका, मैं यहाँ पर कलर एक डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, दैट कुड बी पिंक, है ना। पिंक मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए। तो ज्ञान परंपरा में हमें क्या देखना है, हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि एक्चुअली में ज्ञान परंपरा क्या है, स्ट्रक्चर समझना है उसका कि क्या कैसी सेटिंग थी, है ना। जैसे आज हमारे स्कूल है, उस समय क्या सिस्टम था, वहाँ पर पढ़ाने के तरीके क्या थे, और साथ ही इसके एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एम्स ऑफ एजुकेशन भी मैंने लेटर पार्ट में डिस्कस किया है वो, और सब्जेक्ट टॉट क्या पढ़ाया जाता था, लैंग्वेज क्या थी, लैंग्वेज भी मैंने यहाँ पर बात की है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप स्टार्ट करने से पहले बच्चों सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और भी बच्चों तक ये बात, ये सेशन पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा सेशन, कैसा नहीं, कोई आपका सजेशन हो, सो आई विल बी ग्लैड टू नो दैट। ओके, चलिए, तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा जो है, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु मतलब क्या, टीचर, शिष्य मतलब स्टूडेंट। टीचर अपने स्टूडेंट को क्या देता था, नॉलेज, ज्ञान देता था, है ना, इम्पार्ट करता था, नॉलेज इम्पार्ट करता था। कहाँ इम्पार्ट करता था, कहाँ देता था यह नॉलेज, स्कूल में। बट उस स्कूल को उस समय क्या कहा जाता था, गुरुकुल कहा जाता था, या गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। गुरुकुल क्या है, आपने देखिए रामायण महाभारत देखी होगी तो आपको एक आइडिया तो होगा ही कि भाई गुरुकुल है क्या एक्चुअली में, है ना। सो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो गुरुकुल सिस्टम होता है उसमें कुछ इस तरह का ये स्कूल है ना। स्कूल मतलब कि गुरुकुल, ये कैसा स्कूल था, ये रेसिडेंशियल स्कूल था, वहीं पर रहते थे। कौन रहते थे, टीचर मतलब गुरु अपनी फैमिली के साथ, और उनके साथ कौन रहते थे, उनके स्टूडेंट मतलब कि शिष्य, ठीक है। ये गुरुकुल का सिस्टम था। गुरुकुल में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती थी, पढ़ाई का वहाँ पर कोई खर्चा नहीं होता था। तो अब सोचिए कि गुरुकुल चलता कैसे होगा फिर। तो गुरुकुल चलता था, स्टूडेंट जो सेवा करते थे, जो अपनी सर्विस देते थे। अब वो किस तरह की सर्विस देते थे, देखिए शिष्यों का काम भिक्षा लेने का भी होता था, तो अपने गुरु और उसकी फैमिली के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना, है ना, और अपने गुरुकुल की व्यवस्थाओं को देखने का काम किसका होता था, शिष्यों का होता था। इसी को वो क्या कहते थे, सेवा कहते थे। क्या कहते थे, सेवा कहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कब तक ये शिष्य अपने गुरु के साथ रहते थे? देखिए, गुरुकुल में एक बार एंट्री हुई तो जब तक आप जिस विधा को सीखने के लिए ना, जिस नॉलेज को लेने के लिए आप वहाँ गए हैं, अगर आप वो नहीं सीखते हैं, वो पारंगत नहीं होते हैं, तो आप गुरुकुल के बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो द स्टूडेंट स्टेड एट द गुरुकुल अंटिल द टीचर डीम्ड देम रेडी फॉर सोसाइटी। तो समाज की सेवा के लिए, मतलब कि जिन चीज़ों को वो सीखने आए थे, जिससे वो समाज की सेवा करते, जब तक आप वो नहीं सीखेंगे तब तक आप गुरुकुल के बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये तो पूरा सिस्टम था गुरुकुल का। ओके, अब वहाँ सब्जेक्ट क्या पढ़ाए जाते थे ये देखिए ज़रा। सब्जेक्ट थे वेद और स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे। वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिलोसॉफी, इथिक्स पढ़ाया जाता था। न्याय, जिसको लॉजिक कहा जाता है। मीमांसा, जिसको इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। वेदांता पढ़ाया जाता था। साइंस में अलग अलग तरह के साइंस सब्जेक्ट थे। एस्ट्रोनॉमी था, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। मैथमेटिक्स में डेसिमल, अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़ाया जाता था। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता था। अर्थशास्त्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। फिर यहाँ देखिए आर्ट में डांस, म्यूज़िक और वॉर्स के बारे में, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है उसके लिए आर्चरी एंड मिलिट्री साइंस पढ़ाया जाता था। तो ये गुरुकुल सिस्टम। अब आप पाएंगे कि जो हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था और ये जो हमारा NEP 2020 आया है, ये उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, बीच में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदला, बट अभी जो हमारा NEP 2020 है, दैट इज़ अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ अवर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। अब जैसे जैसे हम NEP 2020 की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। और एक चीज़ मैं यहाँ आप सभी को कहूँगी कि जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा है उसको ज़रूर नोट कीजिएगा, है ना। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, बाकी पढ़ाने को तो बहुत कुछ है। अपने आप में हर एक टॉपिक अपने आप में एक किताब है। ठीक है, टीचिंग मेथड्स क्या थी? टीचिंग मेथड्स उस समय देखिए शुरुआत में लिखने का काम नहीं होता था, ओरल लर्निंग होती थी। बोल बोल के, अभ्यास कर कर के सिखाया जाता था। तो एक बार टीचर ने बोला, फिर बच्चे उसको रिपीट करते थे। ओरल लर्निंग, जिसको क्या कहते हैं, श्रुति। ओरल लर्निंग, सुन के फिर से रिपीट करना, श्रुति। दूसरा था फिर उसको मेमोराइज करना, दैट इज स्मृति। और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होना, दैट इज अ शास्त्रार्थ, है ना। जैसे मान लो जो कुछ भी टीचर ने सिखाया, गुरु ने सिखाया, उस पर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है कि ऐसा क्यों, तो आप गुरु से पूछें, गुरु आपको प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर आपको कुछ पूछना है, फिर आपको, तो दैट इज़ अ डिस्कशन। अब ये टीचर स्टूडेंट के बीच में भी होता था और स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में भी शास्त्रार्थ होता था। ओके, जिससे ज़्यादा क्लैरिटी आती थी। मतलब कि एक तो चीज़ ये हुआ डिस्कशन, जो कि आज की तारीख में देखिए डिस्कशन सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक डीपली। ठीक है, वही बात ये भी थी कि फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खुद करके सीखना, एक्सपीरियंस करके सीखने पर ज़्यादा फोकस था, थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड डिबेट्स। ठीक, तो आज हम NEP में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं कि भाई बच्चों को एक्सपीरियंस कराओ तब जा करके वो सीखेंगे, है ना। आपने भी देखा होगा कि अब आपके स्कूल में लेबोरेटरी में ज़्यादा आपकी विजिट कराई जाती है, खुद से करके सिखाया जाता है सारी चीज़ें। करवा नहीं सकते तो आपको वर्चुअली दिखाया जाता है, ताकि आपको उस चीज़ का सेंस क्रिएट हो कि कैसे होती है चीज़ें। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। गुरु का ध्यान हर एक शिष्य पर होता था, इसीलिए जब तक कोई पारंगत नहीं होगा बाहर नहीं जाएगा। ना पढ़ाने के उद्देश्य क्या थे उस समय, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति। भाई मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, ठीक है। उन सभी चीज़ों आपको समझ में आना चाहिए कि आप खुद क्या है, तब जाकर के आप इस दुनिया को समझ पाएंगे। सो सेल्फ रियलाइजेशन वॉज द एम ऑफ एजुकेशन। बाकी जो विधाएं सीखनी है, किसी को धनुर्धर बनना है ना, किसी को खगोल शास्त्री बनना है
किसी को म्यूजिशियन बनना है, संगीत शास्त्री बनना है, वो एक अलग चीज़ है। बट ओवरऑल कोर चीज़ क्या सिखाना चाहते थे वो? सेल्फ रियलाइजेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, उनका व्यक्तित्व का विकास हो, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, जो कुछ भी वो सीख करके जाएं सोसाइटी को रिटर्न कर पाएँ, ठीक है। देन उस समय जो नॉलेज था, ये जो कुछ भी सब्जेक्ट हैं इनको दो पार्ट में हम बांट सकते थे। पराविद्या, क्या है ये? परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या, परा विद्या मतलब कि स्पिरिचुअल नॉलेज, और अपरा विद्या देखो स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब गैर सांसारिक जो भी शक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ना, और अपरा विद्या मतलब कि मटेरियलिस्टिक नॉलेज, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें समझना, कैसे बनी है, क्या बनी है, किसी चीज़ का रूप क्यों है ऐसा, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब उस समय जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वहाँ पर मेन रोल क्या प्ले करता था? संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। वैसे तो रोट मेमोराइजेशन, जैसे कि हमने 3 चीज़ों को इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखना है, स्मृति, ठीक है, श्रुति, स्मृति और शास्त्रार्थ, ये 3 तरीके थे। बट जब वो नॉलेज को रिकॉर्ड उन्होंने करना स्टार्ट किया, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया, सो पाम लीफ पर लिखते थे और बिर्च बार्क पर, है ना, ये लिखना, लिख करके अपने नॉलेज को आप कह लें कि इकट्ठा करना इन्होंने स्टार्ट किया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द गुरुकुल सिस्टम। अच्छा, गुरुकुल सिस्टम में एक खास बात ये थी कि वहाँ का जो सिटिंग सिस्टम ये था, ऑब्वियसली वो तो खैर अभी भी है कि शिष्य जो है ना, शिष्य यहाँ सामने गुरु के आप कह लें कि चरणों में बैठेंगे, और यहाँ पर हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, वो सामने बैठ करके ओरली बोलना समझाने का काम करते थे, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें और भी आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आई नीड योर फीडबैक कि इस तरह से आपको सेशन चाहिए या कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे ज़रूर लिख करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।